नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आर.ओ. परीक्षा जो लगभग 75 दिन बचे हुए हैं इसके, उस परीक्षा के लिए हमने एशियन हिस्ट्री स्टार्ट की है। ये आप समझिए रिवीजन के तौर पे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाली है सीरीज़। तो हमने जो पिछले कई पुस्तकें पढ़कर इसका नोट्स बनाया है। इसमें आपकी एनसीईआरटी भी ऐड है, स्टैंडर्ड बुक से भी स्रोत हमने लिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम शुरू करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इतिहास जानने के। इतिहास किसे कहते? बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूर्व प्रागैतिहासिक काल। अतीत में एक ऐसा युग भी था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से मिलती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों व औजारों द्वारा मिलती है। कभी कभी इन वस्तुओं को ज़मीन के अंदर से भी खोदकर निकालना पड़ता है। अतः वह सम जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो पूर्व प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब हम अगले काल के बारे में बात करेंगे। यह आदि ऐतिहासिक काल, जब मानव ने लिखना शुरू किया। उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों, टुकड़ों पर लिखे जाते थे। ताड़पत्र किसे कहते? वृक्ष के चौड़े पत्ते होते थे। भोजपत्र किसे कहते थे? एक प्रकार के वृक्ष की छाल होती थी। ताम्रपत्र किसे कहते? तांबे के छोटे टुकड़े होते थे। स्तंभ लेख किसे कहते हैं? स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे गए लेख, उन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख को शिलालेख कहते हैं। ये था आदि ऐतिहासिक काल। फिर हम ऐतिहासिक काल की बात करें। ऐतिहासिक काल जिस काल समय के इतिहास का विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जहाँ से हमें पढ़ने की जानकारी मिलती है, उसे वहाँ से ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। आप इतिहास के स्रोतों के बारे में पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, इन 2 भागों में विभाजित करके इतिहास को पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो हैं अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, भवन और सिक्के हो गए, मुहरे हो गई और चित्रकला। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त ये चीज़ें जो हमको प्राप्त हुई, उनके पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर साहित्यिक स्रोत देसी साहित्य जो भारतीय लेखकों द्वारा लिखा गया, और विदेशी साहित्य जो विदेशी यात्री आए उनके द्वारा लिखी गई इतिहास, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास, वो क्या है? विदेशी साहित्य है। अब देसी साहित्य में धार्मिक साहित्य हो गए, लौकिक साहित्य हो गया और संगम साहित्य, इन 3 को हम मिलकर पढ़ते हैं देसी साहित्य को। धार्मिक साहित्य में वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, फिर अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए, स्मृति हो गई, जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, महाकाव्य हो गया। ये क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। इनसे हमको जानकारी देसी साहित्य इतिहास के बारे में मिलती है जानकारी। और लौकिक साहित्य अर्थशास्त्र, जिसकी रचना किसने की? कौटिल्य ने की। फिर अगला है राजतरंगी रचना किसने की? कल्हड़ ने की। ये कभी के प्रश्न पेपर में आते हैं। राजतरंगिणी की रचना किसने की और अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और राजतरंगिणी की कल्हड़ ने की रचना की। फिर अगली रचना है जो अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की? पाणिनि ने की। फिर अगली रचना है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया।
फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश और मेघदूतम। ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचनाएं हैं। फिर है अगली रचना हर्षचरित कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी ये किसके द्वारा लिखी गई? ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई दोनों पुस्तकें। अब हम बात करेंगे संगम साहित्य की। संगम साहित्य में तिरुकुरल किसकी रचना है? तिरुवल्लुवर की रचना है। फिर अगली है मल्ल मेखले या शीतलई सत्यनार की रचना है। फिर अगली रचना है संगम साहित्य में जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किसकी रचना है? तिरुतक्कदेवर की रचना है। अगली रचना है तोकलापियम। तोकलापियम किसकी रचना है? तोकलापियर की रचना है। तोकलापियम किसकी रचना है? तोकलापियर की रचना है। फिर अगली रचना है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम किसकी है? इलांगो आदिगल की रचना है। इसमें कोलन व कदाड़ी की कहानी की चर्चा की गई है। शिल्पाधिकारम में है। अगला जो है मरुगुरुपदाय किसकी रचना है? नक्कीकर की रचना है। ये संगम साहित्य में इतनी रचनाएँ आती हैं। अब विदेशी साहित्य की बात करें। विदेशी साहित्य यूनानी जो आए, यूनानी कौन थे? मेगस्थनीज आए थे, टालमी आए थे, हेरोडोटस थे, नियाकस थे और चीनी यात्री भी आए। फाहियान आया, शेनसांग आया, इत्सिंग आया और अरबी से आए। अल मसूदी से हमको इतिहास के बारे में जानकारी पड़ती। इब्न बतूता से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये विदेशी साहित्य के हैं। इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब कुछ अभिलेख हैं जिनसे अभिलेखों से हमको मतलब इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख जो बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोजगकोई का अभिलेख है, जो विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन क्या है? अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता, ये मध्य एशिया में मिलता है। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। फिर अगला जो है पॉइंट, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो 300 ईसा पूर्व के मध्य बताए जाते हैं। फिर अगला, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया। ये ब्राह्मी लिपि में मिलता है। अगला पॉइंट है, अशोक के अभिलेख की लिपियाँ कौन कौन सी हैं? लिपियाँ मतलब कौन कौन से मतलब भाषा में लिखा गया अशोक का अभिलेख? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, खरोष्टी लिपि में लिखा गया, यूनानी भाषा में लिखा और आर्मेनिक भाषा में लिखा गया। अब हम कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में बात करते हैं, उनके शासक। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। PCS में भी पूछा जाता है और RO में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि UP पेट में भी पूछा जाता है। तो खारवेल का अभिलेख, इसमें कलिंग शासक खारवेल की घटनाओं का विवरण मिलता है। कौन से अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। फिर अगला अभिलेख है जूनागढ़, जिसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें रुद्रामन को महाक्षत्र परशुरामन भी कहा गया है, द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख मिलता है। कौन से सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख रुद्रदामन के किस अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अब सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार एक बार अशोक ने भी करवाया, फिर रुद्रदामन ने कराया। स्कंदगुप्त का भी इसमें उल्लेख मिलता है, इसी जूनागढ़ अभिलेख में। फिर सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम राज्यपाल सुविशाख ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम राज्यपाल सुविशाख ने कराया था सुदर्शन झील का। यह प्रश्न पूछा गया है PCS परीक्षा में। फिर अगला जो अभिलेख है नासिक अभिलेख। गौतमी बालश्री जो है, इनके शासन में नासिक का अभिलेख गौतमी बालश्री का है। सातवाहन कालीन घटनाओं से संबंधित है। कौन से? नासिक अभिलेख सातवाहन कालीन घटनाओं से संबंधित है। कौन से अभिलेख? गौतमी
नासिक अभिलेख। अब गौतमी बालश्री शासक थे। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे हरिसेन ने लिखा। समुद्रगुप्त की विजय व नीतियों का वर्णन किया गया है प्रयाग स्तंभ लेख में। पहले यह अशोक से संबंधित था। पहले किससे संबंधित था? प्रयाग स्तंभ लेख पहले यह अशोक से संबंधित था। इस पर प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। इस पर प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। बाद में अकबर व बीरबल का भी उल्लेख इस पर मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख पे। कौशाम्बी से प्रयागराज इस स्तंभ को लाया गया। स्तंभ लेख को किसने लाया? जहांगीर के द्वारा लाया गया। अकबर के समय लाया गया था। जहांगीर के समय जहांगीर ने लाया अकबर के समय। अगला जो है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? महिर भोज का। गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? ग्वालियर अभिलेख से। फिर अगला है मंदसौर अभिलेख। मालवा नरेश यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धि का विवरण इसमें मिलता है मंदसौर अभिलेख में। मालवा नरेश यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धि का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। फिर अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन है। इसमें हर्ष की हार हुई थी। इसमें किसमें हर्ष की हार हुई? कब विवरण है? तो ऐहोल अभिलेख में। फिर अगला अभिलेख है भीतरी अभिलेख। ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। गुप्त काल में हूणों के बर्बर आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भीतरी अभिलेख में मिलता है। यह स्कंदगुप्त के समय का है। अब कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जिनसे हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। ये मौर्यकालीन राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई? किसकी राजनीति है? राजनीति की पुस्तक है अर्थशास्त्र। फिर अगली पुस्तक है, रचना है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। ये अर्थशास्त्र पर टीका है। मुद्रा राक्षस अर्थशास्त्र पे एक टीका है। फिर राजतरंगिणी, कल्हड़ द्वारा कश्मीर राजवंश की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी से कल्हड़ द्वारा लिखित है। फिर महाभाष्य, पतंजल की लिखी गई है। शुंग काल की जानकारी इसमें प्राप्त होती है महाभाष्य में। कथा सरित सागर, सोमदेव द्वारा रचित है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र द्वारा लिखित है। मौर्य काल की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। इसमें भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसमें व्याकरण का विवरण प्राप्त होता है। फिर अगली रचना है नीतिसार, कामंदक द्वारा लिखी गई है। गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। कामंदक, नीतिसार में ये कामंदक द्वारा लिखी गई गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। फिर मत्स्य कटिकम, बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में। इसकी रचना है शूद्रक की रचना है। गुप्तकालीन समाज के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन समाज के बारे में। फिर रामचरितमानस नहीं, रामचरित है। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है। बंगाल शासक रामपाल की कथा का विवरण इसमें प्राप्त होता है। फिर है विक्रमांक देवचरित, विलहड़ की रचना है। फिर वर्तिका कात्यायन की रचना है। फिर कुमारपाल चरित हेमचंद्र की रचना है। फिर है अगली रचना पृथ्वीराज विजय, जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की रचना है। फिर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदर बरदाई की रचना है। हर्षचरित बाड़ाभट्ट की रचना है। फिर है अगली रचना रत्नावली नागानंद पेयदर्शिका, इसकी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक साहित्यकार था। हर्षवर्धन की रचना है। प्रबंध कोश किसकी रचना है? प्रबंध कोश राजशेखर की रचना है।
हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयचंद्र सूरी की रचना है। फिर नव सहशासक किसकी रचना है? पद्म गुप्त की रचना है। फिर 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? दंडी की रचना है। 10 कुमार चरित्र परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ये दंडी की रचना है। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इन्हें आप लिखिए ज़रूर अपनी कॉपी पे और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, इसमें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। फिर कुछ बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से कुछ जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। फिर त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधर्म पिटक में विभाजित किया गया है बौद्ध साहित्य। इसमें संघ संबंधी नियम और आचार का विवरण मिलता है। सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत धर्मोपदेश का मतलब विवरण मिलता है। ये अभिधर्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का विवरण मिलता है। दीप, फिर अगला पॉइंट है दीपवंश, महावंश किसकी रचना है? मतलब किस में लिखी गई हैं? तो पाली भाषा में लिखी गई हैं। इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं? सिंहली ग्रंथ भी कहते हैं। दीपवंश और महावंश को क्या कहते हैं? सिंहली वंश कहते हैं। किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में लिखी गई। ये बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। फिर मिलिंद पन्हो, पाली भाषा में लिखा गया नागसेन और मिनांडर संवाद है। इसमें नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु था और मिनांडर यूनानी था। लेखक कौन है मिलिंद पन्हो के? नागसेन है। फिर अगला है कथावस्तु, कथावस्तु महात्मा बुद्ध से संबंधित कथानक है। इसमें कथावस्तु में हीनयान शाखा से संबंधित है। सीधे पूछा जाता है कथावस्तु किस शाखा से संबंधित है? हीनयान संबंधित है, हीनयान शाखा से। फिर ललित सागर और दिव्यावदान, ललित सागर महायान शाखा से शाखा बुद्ध को देवता माना गया है। ललित विस्तार में बुद्ध को किस देवता माना गया? ललित विस्तार में। ही दिव्यावदान महायान शाखा, इस अशोक से पुष्यमित्र शुंग का विवरण इसमें मिलता है दिव्यवदान में। अब हम बात करें जैन साहित्य की। जैन साहित्य से हमको जानकारी मिलती है इतिहास। कल्पसूत्र किसने लिखी? भद्रबाहु ने लिखी। प्रवचनसार कुंद ने लिखी। स्यादवाद मंजरी मल्लसेन ने लिखी। पंचविंशतिका किसने की? पद्म नंदी ने लिखी। नंदी। न्यायावतार सिद्धसेन की रचना है। दिवाकर, सिद्धसेन और दिवाकर के। न्याय दीपिका धर्मभूषण की रचना। ये फिर एक पॉइंट है अभिलेखों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपिग्राफ में किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार्का सिक्के कहते थे। आहत सिक्के या पंचमार्का सिक्का कहते थे प्राचीनतम सिक्के। शीशे के सिक्के किस काल से संबंधित? सातवाहन काल में चलाए गए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण वंश के शासक विम कडफिसस के द्वारा चलाए गए थे। कुषाण वंश का पहला शासक कौन था? कुजल कडफिसस था। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए तो किस काल में? गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए? तो गुप्त काल में। फिर अब हम बात करेंगे षड्दर्शन और वेदांग के। षड्दर्शन कितने हैं? षड्दर्शन 6 हैं। नंबर 1 सांख्य, जिसके लेखक हैं कपिल मुनि। फिर पूर्व मीमांसा, इसके लेखक हैं जैमिनी। फिर उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा लिखा गया। वैशेषिक कदार के द्वारा लिखा गया। न्याय गौतम के द्वारा लिखा। न्याय दर्शन। योग दर्शन पतंजल के द्वारा लिखा गया। हम वेदांग के बारे में वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास के मतलब, और इन्हें हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये हमने बहुत मतलब NCERT स्टैंडर्ड बुक, SK पांडे और RS शर्मा और NCERT 3 स्रोत से हमने वीडियो मतलब तैयार किया है नोट्स। उसी का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न मतलब इतिहास के स्रोत से बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो लाइक कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतर से बेहतर जानकारी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी तैयारी कर रहे हैं RO हमने 2 बार PCS मेंस लिख चुके हैं। तो हम बेहतर ही जानकारी आपको देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।